हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीडी एग्जाम पॉइंट में। कैसे हो आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी डीएलएड की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने पहले ही बता दिया कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, पहले वीडियो में ही। तो उसी क्रम को जारी रखते हुए इस वीडियो में हम आज अधिगम से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपके एग्ज़ाम में, यहाँ से ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाएँगे, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ बहुत कठिन नहीं है, ठीक है? आप अगर अच्छे से ध्यान से देखेंगे वीडियो को और अपने नोट्स में लिखेंगे, तो आपको हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपको समझ में भी आएगा और आप पेपर में अच्छा भी करके आएँगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला है कि अधिगम स्तर क्या है? अधिगम स्तर क्या है? अधिगम का मतलब है सीखना। अधिगम का क्या मतलब है? सीखना, ठीक है? देखिए क्या लिखा है, अधिगम शब्द का अर्थ है सीखना, अर्थात बालक के व्यवहार से ऐसे परिवर्तन जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। स्तर शब्द का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें बालक निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है। मतलब स्तर का मतलब क्या है कि जैसे एक निश्चित समय में अधिगम को प्राप्त करने का मतलब क्या है? जैसे आप कक्षा 2 में हैं तो 2 की चीज़ सीख जाएँ, कक्षा 3 में है तो 3 के पाठ्यक्रम की चीज़ें सीख जाएँ, कक्षा 4 में है तो 4 की सीख जाएँ। तो पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम का मतलब जो सिलेबस आपका दिया हो, उस सिलेबस के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं अगर आप सीख जाते हैं, तो उसी को स्तर कहते हैं, ठीक है? जैसे अर्थात कहने का देखो आगे लिखा भी हमने एक एग्ज़ाम्पल, कक्षा 6 में पढ़ने वाला छात्र का स्तर कक्षा 6 की पाठ्यक्रम को तैयार करना या उसमें निपुण होना है। निपुण होने का मतलब क्या है कि उसमें कुशलता आ जाए आपकी कि मतलब जो कक्षा 6 में जितना भी है पाठ्यक्रम आपका, आपको पूरा तैयार है, ठीक है? आगे देखिए, अधिगम के कितने स्तर हैं? अधिगम के कितने स्तर हैं? शिक्षण के मुख्यतः 3 स्तर हैं, जिनके आधार पर बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया जाता है। तो जिनके आधार पर छात्रों का बौद्धिक और मानसिक विकास किया जाता है, ठीक है? स्मृत स्तर क्या है देखिए, स्मृत स्तर। स्मृत स्तर वह आधार है जिसमें छात्रों के मानसिक स्तर के एक स्मृत पक्ष को आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है? स्मृत स्तर क्या है? स्मृत स्तर वह आधार है जिसमें छात्रों के मानसिक स्तर के एक स्मृत पक्ष को आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे देखिए, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन-सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, मतलब संतुलित उत्तेजना और कोई भय ना हो, यही है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था, ठीक है? आगे देखिए, अधिगम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? देखिए उद्देश्य क्या है, ठीक है? अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? व्यापक प्रक्रिया है, जो अभ्यास और अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन को संदर्भित करता है। व्यवहार में परिवर्तन अधिगम का उपयुक्त उद्देश्य होता है, ठीक है? क्योंकि अधिगम एक व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को संशोधित करती है। अधिगम क्या करती है? एक व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति व्यक्तित्व को संशोधित करती है, मतलब बदलती है। यह एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल के अनुभवों को शामिल करती है। एक व्यक्ति की क्या करती है? पूरे जीवन काल के अनुभवों को शामिल करती है। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएँगे, अतिलोकोत्तरी और लघुत्तरी में, ठीक है? अच्छे से देख लीजिए, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अधिगम का अधिगम अगर अधिगम के तत्व पूछ लें कौन-कौन से हैं? तो सीखने की प्रवृत्ति, नई जानकारी को सीखना विद्यार्थी की एक स्वाभाविक रुचि है। यह तब और बढ़ जाता है जब सामग्री को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, अब एक जैसे हम आपको एक नोटबुक में लिख के पेन से बताते तो अलग होता है, ठीक है? और नोटबुक में लिखा होता है उसका पीडीएफ बनाते हैं वो अलग हो गया, ठीक है? अब हम आपको स्लाइड बना के पढ़ा रहे हैं तो इसका एक ये यही समझ लीजिए कि ये एक रोचक तरीका हो गया कि मतलब आपको अच्छा दिख रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप देखेंगे वीडियो को, ठीक है? तो यही चीज़ है कि किसी चीज़ को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, तो बच्चे क्या हैं आसानी से सीख जाते हैं। तो बच्चों का मन भी लगा रहता है, ठीक है? जैसे आपका लगा है। और यह भी है कि उसमें दैनिक जीवन की प्रयोज्यता हो, सक्रिय भागीदारी। अधिगम केवल तब हो सकता है जब विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से सिर्फ सुनने के बजाय सक्रिय रूप से प्रक्रिया में शामिल हो। मतलब केवल आप हमें सुन रहे हैं, इससे आपको ज़्यादा याद नहीं होगा। अगर आप सुन भी रहे हैं, एक्टिव हैं और आप लिख भी रहे हैं पॉइंट वाइज़ बना के, तो आप ज़्यादा एक्टिव हैं समझो। और जो चीज़ें आपको देखो पहले तो क्या है जो समझा रहे हैं वो तो समझ में आ जाती है। जब लिखे रहो ना तो उसी को एक बार रिपीट करो ना, तो क्या है चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाती हैं। तो इस वजह से कहता है कि
अधिगम केवल तब हो सकता है जब मतलब बच्चा तब सीख सकता है जब निष्क्रिय रूप से सिर्फ सुनने के बजाय सक्रिय रूप से प्रक्रिया में शामिल हो। मतलब प्रक्रिया में शामिल होने का मतलब यही है कि आप नोटबुक अपने साथ में हो, पेन कॉपी आपके साथ में हो, और आप जो भी बताया जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है, एक भी पॉइंट आप मिस ना करें। ठीक है। अधिगम के मुख्य घटक कौन कौन से? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक शिक्षार्थी है। सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? शिक्षार्थी है, क्योंकि सभी गतिविधियां और पूरी प्रक्रिया इसके इर्द गिर्द केंद्रित और नियोजित होती है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रित होती है, क्योंकि अब हमारे यहाँ क्या है, शिक्षा का जो शिक्षा है वो बालक केंद्रित हो गई, बाल केंद्रित हो गई। ठीक है। मतलब शिक्षार्थी केंद्रित हो गई है। ठीक है। मतलब अब बच्चा केंद्र बिंदु हो गया शिक्षा का। ठीक है। अब टीचर नहीं है। ठीक है। आपके जैसे सीटेट वीटेट की परीक्षा में बैठेंगे तो आप वहाँ पर जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो ज़्यादातर क्या है कि जो शिक्षार्थी को केंद्र बिंदु मानकर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है। तो अपने यहाँ जो शिक्षा का जो पढ़ाई जा रही है, जो शिक्षा दी जा रही है, वो अब बालक को केंद्र मान कर दी जा रही है। ठीक है। आगे देखिए। अब अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? उपयुक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि प्रेरणा चक्र के संदर्भ में आवश्यकता प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्ध उत्तेजना में कमी सही क्रम है। ठीक है। देखो कौन कौन से हैं। प्रबल, देखो आवश्यकता हो गई, प्रबल प्रेरणा हो गई, उत्तेजना हो गई, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार हो गया, उपलब्धि हो गई, उत्तेजना में कमी सही क्रम है। मतलब अब प्रेरणा चक्र का सही क्रम क्या है? आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी सही क्रम है। ठीक है। अधिगम का मुख्य घटक कौन सा? अधिगम के मुख्य घटक क्या है? ठीक है। प्रेरणा, पुनर्बलन, प्रतिधारण और संक्रमण अधिगम का अनिवार्य है। प्रेरणा एक हो गया, एक पुनर्बलन हो गया। ठीक है। एक प्रतिधारण हो गया, एक संक्रमण हो गया। ये क्या है? अधिगम का अनिवार्य है। जो उद्देश्य, ये अधिगम के लिए समझो अनिवार्य है, जो उद्देश्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये स्पष्ट है कि अधिगम उद्देश्य अधिगम के लिए प्राथमिक अनिवार्य घटक है। अधिगम उद्देश्य अधिगम के लिए प्राथमिक अनिवार्य घटक है। तो प्राथमिक अनिवार्य घटक कौन सा है? अधिगम उद्देश्य। आगे देखिए। न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है। न्यूनतम अधिगम स्तर तीन शब्दों के योग से बना है। ये तीनों का अर्थ अलग अलग समझ लिया जाए तो उसका अभिप्राय स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। न्यूनतम का मतलब क्या है? न्यूनतम शब्द का अभिप्राय कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। ठीक है। जैसा हमने ऊपर बताया है। अधिगम क्या है? अधिगम अधिगम शब्द का अर्थ है सीखना, अर्थात बालक के व्यवहार में ऐसे परिवर्तन जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। स्तर शब्द का अर्थ उस स्थिति है जिसमें बालक निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करता है। अर्थात कक्षा 6 में पढ़ने वाला छात्र का स्तर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को तैयार करना, उसमें निपुण होना है। उपरोक्त तीनों शब्दों की व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यूनतम शैक्षिक अधिगम स्तर क्या है। ठीक है। इसमें क्या है, अलग अलग सभी का अर्थ पता होगा तो वही न्यूनतम शैक्षिक स्तर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अपव्यय एवं अवरोधन क्या है? अवरोधन मतलब रुकावट। ठीक है। अपव्यय मतलब अपव्यय एवं अवरोधन देखिए समझिए। अवरोधन का मतलब क्या है? अवरोध करना है, किसी चीज़ में रुकावट बाधा बनना। ठीक है। प्राथमिक स्तर के अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर छात्र एक कक्षा में फेल होने के कारण या तो विद्यालय छोड़ देते हैं या फिर एक पुरानी कक्षा की ही शोभा बढ़ाते रहते हैं। पुरानी कक्षा की शोभा बढ़ाने का मतलब है, जब बच्चा फेल हो जाएगा तो बच्चा वही क्लास में पढ़ेगा ना, इसीलिए कहते हैं पुरानी कक्षा की शोभा बढ़ाते रहते हैं। इस समस्या के उन्मूलन के विषय में हटोग समिति ने जोरदार विरोध करते हुए इसके समाधान प्रस्तुत किए हैं, लेकिन यह समस्या आज भी बनी हुई है। अतः इस समस्या से छुटकारा पाने हेतु आवश्यक है कि शिक्षा में छात्रों के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर का निर्माण किया जाए। ठीक है। अधिगम का उद्देश्य क्या है? ऊपर ही बताया, देखिए ये हम पॉइंट वाइज बताते हैं। अधिगम स्तर के उद्देश्य क्या है? एम्स ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल। सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव की गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना तथा उन्हें निर्धारित कुशलताओं में पारंगत बनाना है।
छात्रों में समान शैक्षिक गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करना, विविध छात्रों के उपलब्धि स्तर की विषमताओं को समाप्त करना, अध्यापक के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके उसके कार्य को दिशा प्रदान करना, अर्थात उसके कार्य क्षेत्रों को निर्धारित योग्यताओं के स्तर तक पहुँचाना ना है, ना कि सिर्फ पाठ्यक्रम को पूर्ण करना। अध्यापक के शिक्षण अधिगम की उपयुक्त विधि चयन में सहायता करना, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने की उपयुक्त पद्धति चुनने में अध्यापक की सहायता करना, छात्रों की कठिनाइयों के निराकरण में शिक्षक का मार्गदर्शन करना। अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल, ठीक है, इसको समझते हैं। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करके उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। 21A के तहत मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, ठीक है, कि सरकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देगी। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अनेक प्रयासों को नामांकन व ठहराव में तो पर्याप्त वृद्धि हुई है, परंतु विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से छात्रों को अपेक्षित उपलब्ध स्तर अत्यंत चिंताजनक है। अतः इसके लिए यह आवश्यक समझा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सीखने के कुछ ऐसे स्तर दक्षताएं निर्धारित किए जाएं जिन्हें प्रत्येक विद्यार्थी उस स्तर तक अवश्य जाने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर बल दिया गया कि कोई बच्चा गाँव में पढ़े या शहर में विद्यालय में हो अथवा अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र में सरकारी विद्यालय में शिक्षा पाए या गैर सरकारी के लिए जितना जानना और समझना जरूरी है, इसका भी निर्धारण कर लिया जाए। दूसरे शब्दों में स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए सीखने के न्यूनतम स्तर निर्धारित किए जाए, जिससे सभी छात्र निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त कर सके। इसे न्यूनतम अधिगम स्तर कहा गया। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में इस अनिवार्य अधिगम स्तर कहा गया, ठीक है, इसे अनिवार्य अधिगम स्तर कहा गया। न्यूनतम अधिगम स्तर के निर्धारण हेतु 1990 में गठित दवे समिति द्वारा, कौन सी समिति? दवे समिति द्वारा प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक भाषा, गणित व पर्यावरण अध्ययन हेतु अधिगम के न्यूनतम अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया गया, जिन्हें उस कक्षा के अंत तक प्रत्येक दिशा में प्राप्त कर लें, ठीक है। तो ये रहा आपका अधिगम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या बताया एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहले बताया अधिगम स्तर क्या है, ठीक है। उसके बाद अधिगम के कितने स्तर होते हैं, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है, फिर उसके बाद बताया अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया अधिगम के तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। अधिगम का मुख्य घटक कौन सा है, उसके बाद बताया प्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है। उसके बाद बताया अधिगम का मुख्य घटक क्या है। उसके बाद बताया न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है, ठीक है। अपव्यय एवं अवरोधन क्या है, अधिगम स्तर के उद्देश्य क्या है, एम्स ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल क्या है, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल। ये रहा ये अधिगम से जुड़े हुए क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।